शुरू खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर लाहौर रंग की जानिब से तरतीब दिया गया है ताकि आप और आपके अजीज़ व अकारिब जिनको रोज़ाना की बुनियादों पर जायदाद के हवाले से मसाइल देखने पड़ते हैं और उसके बाद नस्ल दर नस्ल उनके लीगल इश्यूज में उलझे रहते हैं, उनके हवाले से जो आगाही हमारे ताईं हम कर सकते हैं वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश की जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान अलालत की वजह से मौजूद नहीं है तो मुझे उनकी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं, तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफियत का मामला फरमाए। मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के मसाइल और सरकार के इंतजामात जो हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट हैं चौधरी गुलाम मुर्तजा साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और जायदाद के मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, पूरी जिंदगी इन्हीं मामलात को देखते हुए गुजर गई और बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। इनके साथ मौजूद हैं रिजवान नज़ीर साहब, साबिक डायरेक्टर हैं PLRA के। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सरकारी मुलाजमत के दौरान इन्होंने भी मामलात को बहुत करीब से देखा। डिस्कशन का आगाज जो सब आपसे करेंगे। जो सब एक बहुत बड़ा मसला होता है, मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो नाज़रीन की जानिब से हमें भेजे जाते हैं फीडबैक के जरिए, तो वो हम आपकी खिदमत में रखना चाहेंगे। नाज़रीन, जो सब एक बड़ा मसला होता है प्रॉपर्टी डीलर्स का। नॉर्मली ये समझा जा रहा होता है कि आप प्रॉपर्टी डीलर को उसकी सर्विसेज के एवज पे कर रहे हैं, तो जब आप पे कर रहे होते हैं तो एहसास ये होता है कि वो मेरी तरफ से खेलेगा, मुझे सपोर्ट करेगा जायदाद खरीदने में। लेकिन सिचुएशन ये होती है वो दोनों तरफ डील कर रहा होता है, तो वो तगड़ी पार्टी को अनफॉर्चुनेटली देखा गया सपोर्ट कर देता है और उससे जो नुकसान उठाता है, क्या वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है इस माफिया, अगर ये माफिया एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे बचने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, इसमें बात यह है कि अगर तमाम काम कानून के मुताबिक हों तो फिर जो रहती हैं मुश्किलात नहीं आती और नहीं कम होती हैं और बल्कि बहुत आती भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है वो जो ख़रीदने वाले और बेचने वाले जो होते हैं प्रॉपर्टी, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, मोस्टली वो लीगल एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है। और कभी भी किसी ने नहीं सोचा कि यार हम ये इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट कानून का जो बंदा है जो इस मामला को समझता है उसको भी हम 5, 10, 20 हज़ार देकर तो ये उससे सारी राय ले लें। बुरा ना मनाइएगा, 5, 10, 20 हज़ार पे बात रुकती नहीं है। नहीं सर, नहीं, सिर्फ ओपिनियन की हद तक मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ओपिनियन है, उन्होंने कोई बकायदा केस लड़वाना नहीं है ना जी। तो ये इतनी उनकी जो है वो मेहनताना देकर तो उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो फिर वो लिटिगेशन में भी आ जाती हैं बातें और दूसरी जगह पर भी खराबी हैं, दुश्मनी भी चल पड़ती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जिसने तो खराबी की होती है वो फिर खराबी को हजम भी करेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना जी, सबसे पहली बात ये बड़ी अजियत बन जाती है। रही बात प्रॉपर्टी डीलरों वाली, मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड नहीं है। ये बहुत पते की बात है। इनको भी दीज पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, गेट देम रजिस्टर्ड। इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, पहले तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले करते थे। ठीक है। अब पता नहीं कौन महकमा इनको डील कर रहा है, वो मेरे भाई शायद बता सकें कौन सा महकमा इनको डील करता है। लेकिन ये इनकी रजिस्ट्रेशन बतौर प्रॉपर्टी डीलर ये जरूरी है। यानी जो प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड नहीं है आपको उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। अब सर देखें, हर बंदा जिसको कोई काम नहीं ना, नकम्मा आवारा, वो प्रॉपर्टी का दफ्तर खोल लेता है। तो क्या उसने करना है? उसे क्या तो आप कर सकते हैं कि आपको वो अपना दुरुस्त सिमत में गाइड करेगा? नहीं करेगा। उसका एक ही मकसद है कि हम जो है वो किस तरह पीछे से ज़रा कम रेट लें और इसको ज़्यादा रेट करके दें, उसमें मुनाफा भी उठाएं और साथ साथ प्रॉपर्टी डीलरी की जो फीस है वो भी लें। तो ये बुनियादी वजह ये है। यानी आप ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर मेन बंदा होता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी चेक करें कि वो रजिस्टर्ड है भी, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। रिजवान साहब, आपने एक
तवील अरसा गुजारा गवर्नमेंट सर्विस के दौरान, और आपने हर रंग ढंग के लोग देखे, मसाइल देखे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है, इसको खसूसी तौर पर तरतीब दिया गया ताकि मसाइल ज़रई ज़मीनों के कम हो सकें, क्योंकि आज ज़्यादातर सोसाइटीज़ का रुख जो है वो ज़रई ज़मीनों की जानिब ही है। तो बहुत सारी बड़ी शिफ्ट आ रही है। पटवारी माफिया होता है, तो क्या इसके आने के बाद पटवारी से जान छूट गई या कहानी वैसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, पटवारी से तो हमारी जान छूटी नहीं है, बल्कि हम तो दोबारा पटवारी की तरफ ही जो है वो जा रहे हैं। This is what it is. ठीक है। और अब हमने पहले पटवारी से जान छुड़ाई PLRA को कायम करके, मगर पहले पटवारी माफिया अवाम को लूटता था, फिर PLRA माफिया ने अवाम को लूटना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि आए दिन अखबारों में रिपोर्ट होते हैं, मीडिया पे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बाज़ मामलात में जहाँ पे पटवारी कुछ शर्म कर जाता था, इन लोगों ने तो वहाँ पे शर्म भी नहीं की। अच्छा जी बिल्कुल, इस तरह भी जो है ना वो। अच्छा, PLRA तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम है। मैं गया, मैंने अपना ID कार्ड दिया और मुझे अपनी कोई फर्द लेनी है, तो मेरे लिए तो इट इज सो सिंपल कि मैं जाऊँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट करूँ और मुझे फौरन प्रिंट मिले और मैं घर जाऊँ। देखिए, कंप्यूटर जो है ना खुद से कुछ नहीं करता, कंप्यूटर को चलाने वाला भी पीछे बंदा ही है। अच्छा जी। वो बंदा जिस तरह की कमांड कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर उसी तरह का रिस्पॉन्ड करेगा। कंप्यूटर अपने तय जो है वो कुछ नहीं करता। कंप्यूटर से जैली फर्दें भी निकली हैं, कंप्यूटर में जैली इंतकाल भी हुए हैं, कंप्यूटर में जैली जो बाया मुश्तरी हैं वो भी फीड किए गए हैं। अच्छा। तो कंप्यूटर ने हर तरह का चमत्कार जो है वो दिखाया है पिछले कुछ अर्सा में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर गलत है, ठीक है ना, वो बंदे गलत हैं। और उसमें अगेन ये PLRA को अप्रिसिएशन देनी पड़ेगी कि PLRA ने उस माफिया के ख़िलाफ़ बाकायदा जहाद किया, उन लोगों को नौकरियों से निकाला है, और दर्जनों के हिसाब से इस तरह के मुलाजमीन जो कि इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस पाए गए हैं, सीरियस नेचर के जो फ्रॉड हैं, उनको उन्होंने नौकरियों से स्ट्रेट अवे निकाल दिया। और अब चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो ही कोई सिस्टम नया इंट्रोड्यूस होता है, उस सिस्टम में खामियां होती हैं और लोग उन खामियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। यानी पैसे ने चमक इधर भी दिखाई है। जी बिल्कुल, पैसे ने चमक तो पूरी सोसाइटी में दिखा रहे हैं। और पेलरा जो इट इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और स्पेशली वहाँ पे जो हमने पढ़े लिखे नौजवान जो है वो वहाँ पे भर्ती किए, तो उन्होंने भी कुछ कम नहीं की जो है शुरू में। ठीक है, अभी हालात जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ गामजन है। तो अच्छा, इस तरह के बच्चा कैसे जा सकता है? मिसाल के तौर पर मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है जी, और मेरी प्रॉपर्टी को कोई गलत इंदराज ना करवा दे, कोई गलत इंतकाल ना करवा दे, और मैं उसको नहीं बेच रहा, मुझे पता ही नहीं, ऑल ऑफ द सडन मुझे पता चलता है कि रिकॉर्ड तो किसी और के नाम बोल रहे, देन व्हाट? देखिए, जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टी जो है एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। आपकी प्रॉपर्टी ज़रई हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी अर्बन हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी लाल लकीर के अंदर हो सकती है। हम तो PLRA के वाले से ज़रई प्रॉपर्टी मैं करता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टियाँ इसमें आ रही हैं ना। आपकी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अंदर हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी किसी अथॉरिटी के अंडर हो सकती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी, हर एक तरह की प्रॉपर्टी को अलग-अलग कानून जो है वो डील करता है। जहाँ तक आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तो डील कर रहा है ज़रई ज़मीनों के साथ, ठीक है ना। अभी अर्बन जो रिकॉर्ड है अर्बन प्रॉपर्टीज़ का, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं, वो तो वैसे ही अभी खातों में, वो अभी वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारी जो अर्बन लैंड्स हैं वो किसी ना किसी अथॉरिटी के अंडर हैं। जैसे लाहौर में LDA के अंडर है, LDA की स्कीमें हैं। आप फैसलाबाद चले जाएंगे, वहाँ पे FDA के अंडर है। पिंडी में चले जाएंगे, वहाँ पे RDA के अंडर है। वहाँ के जो अलहदा जो है वो लाज है। पेलरा जो है ये बेसिकली प्राइमरीली डील कर रहा है विद द रूरल लैंड, ज़रई ज़मीनों के साथ। तो ज़रई ज़मीनों के फ्रॉड जो है वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं कंप्यूटराइज होने से चीज़ें। आप समझते हैं कि निस्बतन बेहतरी है? जो सब एक सवाल आए कि लोग अपने घरों के बाहर थड़े बना लेते हैं और वो थड़े के ऊपर बंदा मारने को भी तैयार हो जाते हैं। सही है। वहां से लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, इंक्रोच्ड बेसिकली वो होते हैं। इसमें कानून क्या कहता है? क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिस ये देखी गई है कि आप पूरे शहर में निकल कर देख लें कि आप थड़ा पीछे करने की बात करेंगे तो इवन म्यूनिसिपल के लोग आएंगे या LDA के लोग आएंगे, उनके भी सर फाड़ दिए जाएंगे। कानून क्या कहता है? सर, कानून का तो एहतराम करना चाहिए। रही बात ये कि ये थोड़ों वाली बात है ना, ये जो लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ये इनका जो टाउन प्लानर होता है जी, वो ऑथोराइज बंदा है। जहाँ सिर्फ हमें एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, दिलेर बन के, थोड़ा सा
अगर हम इसको समझते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो थारोफेयर होती है, जो गली होती है उसके ऊपर सबका हक है, जो बिल्कुल एंड पे बैठा है उसका भी हक है, और वो हक उसके से कोई छीन नहीं सकता, और ना रास्ता कोई क्रॉस कर सकता है, ना वो कोई इनक्रोच कर सकता है। मेरे घर के आगे कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दरखास्त देनी, काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो से नाज़रीन ऐसा नहीं होता। हाँ जी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने मामलात होते हैं। वही बात ना कि कंप्यूटर हो या इंसान हो, जहाँ धंधा चलता है वहां पर सब बिकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर उसी बिल्डिंग को रीबिल्ड करना पड़े, रीबिल्डिंग कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी वैसे ही मौजूद है, जाहिर है उसकी डिसमेंटल होने के बाद उसको रीबिल्ड करना पड़ता है, तो प्रपोर्शन कानून क्या कहता है, किसको कैसे प्रपोर्शन आएगा, डिवाइड क्या होगी? बाज़ बिल्डिंगें जो पुरानी बनी डिलेपिडेटेड हो गई हैं, वो गिरा कर बनाने में, अंदरून लाहौर में ऐसे कई मसाइल आते हैं, तो उसके ऊपर भी यही फार्मूला सर होगा। तो जिस पोर्शन पे बैठा है उस पोर्शन के मुताबिक वो उसको मतलब उसको अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस हिसाब से देनी पड़ेगी। सर, एडमिनिस्ट्रेशन के सवालात आपसे करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। लोगों ने रिहायशी इलाकों में दुकान खोल लेते हैं, अपनी घर की बैठक का दुकान का दरवाजे की जगह शटर लगाया, शटर उठाया, अंदर दुकान बरामद। कानून क्या कहता है? देखें, एलडीए ने तो टेम्परेरी कमर्शलाइजेशन की इजाज़त जो है वो रिहायशी इलाकों में दे रखी है। उसमें टेम्परेरी कमर्शलाइजेशन कितने अरसे के लिए? ये ईयरली जो है ना वो रिन्यू होती है, ईयरली आगे आप फीस देते जाएं, उसको रिन्यू करवाते जाएं, ठीक है। तो ये एलडीए ने तो बाकायदा, और एलडीए अच्छे खासे पैसे इससे जो है ना वो अर्न कर रहा है। और इजाज़त आप देखें कि फैसल टाउन देखें, इकबाल टाउन देखें, ये पुरानी जो आबादियाँ ये पहले सारी जो है वो रेजिडेंशियल थी, अब ये कमर्शियल हो गई हैं, तो कमर्शलाइजेशन वहाँ पे उन्होंने इजाज़त दे रखी है, इसकी फ़ी लेते हैं और फ़ी लेके। अच्छा, इसमें अगर आप टेम्परेरी कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं तो आपका वो प्लॉट जो है या वो मकान जो है वो बेसिकली कमर्शियल नहीं होगा, रेजिडेंशियल ही रहेगा, लेकिन आपकी वो बैठक जो है वहां पर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर जी, उतने स्क्वायर फुट की हद तक वो कमर्शियल आप पैसे देंगे जी। उसके इन केस आप उसको कंप्लीटली कोई गुडैम बना देते हैं, घर को खाली करके गुडैम बना देते हैं, हमसायों को तो नहीं पता ना, जी जी, वो गुडैम बन जाता है, देन लीगल सिचुएशन जी, फिर आप पूरा गाड़ी उसको कमर्शलाइज करवा सकते हैं, फिर उसके लिए आपको प्रॉपर कमर्शलाइजेशन। जी बिल्कुल, और अगर नहीं करवाते देन वो इलीगल होगा ना। इलीगल हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि स्कूल खोल लिए जाते हैं घरों में, जी, गली मोहल्ले में पता चला जनाब आज बोर्ड लग गया, आज इधर स्कूल हो गया, कल यहाँ घर था जी। कानून क्या कहता है? जी देखिए, इसमें जो है ना वो कमर्शलाइजेशन के बाईलाज जो है वो मौजूद हैं कि किस जगह पे आप स्कूल खोल सकते हैं, किस जगह पे आप जो है वो फैक्ट्री खोल सकते हैं, और ये बाकायदा क्लासिफिकेशन जो है वो एलडीए के बाईलाज में मौजूद है। बाईलाज को कौन देखता है सर? नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखें उनका हल पूछ रहा हूँ, ताकि लोग, अगर कोई शख्स किसी तकलीफ में है तो आपकी बात सुनकर उसको कोई रास्ता नजर आए, कोई उम्मीद नजर आए कि ये रास्ता बेहतर है। देखें, जो गैर कानूनी चीज़ है वो उसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, देखें इस केस में एलडीए कंपिटेंट अथॉरिटी बनेगा, आप वहाँ पे जो है वो दरखास्त हैं वो आके उसको सील कर जाएंगे। जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, इसमें जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है, लाहौर की हद तक जो है वो नहीं है। हर सब्जेक्ट जो है वो एक मुख्तलिफ अदारा डील कर रहा है, ठीक है ना। अगर यही आप लाहौर से बाहर चले जाए, जैसे कि आप उकाड़ा की मिसाल देते हो, वहाँ पे जो है वो जिला इंतजामिया, चूँकि वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे ये टीएमए है, जिला इंतजामिया है, वो इसको लुक आफ्टर करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक हो गया। चलो सर, थोड़ी सी मैं इनकी बात को ऐड करूँगा कि जैसे इन्होंने फरमाया था पहले कि कुछ एरियाज जो हैं वो कंट्रोल्ड बाई एलडीए हैं, और जो कुछ बाकी एरिया या पुरानी आबादियाँ हैं, महल्ले हैं, वो कंट्रोल्ड बाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। तो वहाँ पर जो कोई इस तरह की कमर्शियल एक्सरसाइज होगी उसको वो रोकेंगे और सील भी करते हैं। कई केसेस मेरे पास आए हैं, और जो एलडी में करेंगे तो एलडीए वाले उसके ऊपर उसको सील कर सकते हैं, उसको डिमॉलिश भी कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात पता क्या है कि अगर किसी ने थोड़ा इंक्रोच किया हुआ है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, वहां से टाउन इंतजामिया वाले भी आके पैसे ले जाते हैं, वहां से एलडीए वाले भी आके ले जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो डरा हुआ होता है गरीब बंदा, वो कहता है 500-1000 रुपया देने में क्या जाता है। समनाबाद मोड़ देखा होगा आपने, इधर से जो गुलशन रावी की तरफ सड़क जाती है, वो दोनों तरफ पोर्शन जो है ना वो
LDA भी उनको जो आप फरमा रहे हैं, LDA भी उनसे पैसे लेता है और कॉर्पोरेशन वाले ही पैसे लेते हैं। यहाँ पर शोरूम है गाड़ियों के। नहीं, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक थर्ड पार्टी भी पैसे लेती है। अच्छा जी। जिसका शायद आपको इल्म भी होगा, वो थर्ड पार्टी है जेलसाज लोग, जो कि इससे फ़ायदा उठाते हैं। और ये हमारे ज़ाती जानने वाले कई दोस्त जो है ना वो लुट चुके हैं और ऑफिशियल कैपेसिटी में भी दरखास्तें आई हैं जी। और ऐसे बंदे उमूमन रात को निकलते हैं, ये भी आपके नाजरीन की टू ऐड इनटू देयर नॉलेज। और ऐसे लोग उमूमन ऑफिस टाइम के बाद निकलते हैं, जब दफ्तर बंद हो जाते हैं। वो और उनको पता होता है कि अभी कोई वो कार्रवाई एक गाड़ी लेते हैं, ऊपर वो नहीं ब्लू लाइट लगाते हैं, 2-3 बंदे होते हैं, जाली चलान की पर्चियां उनके पास होती हैं, वो जाके थ्रेट करते हैं और कहते हैं ये आपका इलीगल है, एनक्रोच्ड है और हमसे मुकमका कर ले। वो उनसे पैसे लेते हैं। वो ना किसी सरकारी इदारे से होते हैं, ना LDA से, ना कारपोरेशन के, बल्कि वो फ्रॉडी होते हैं और फ्रॉड कर निकल जाते हैं। नाज़रीन, आपके सवालात माहिरीन के गोशगुजार करें और उनका फीडबैक, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है में एक बार फिर से खुशामदीद। मुख्तलिफ सवालात माहिरीन के सामने रखते हैं और $1 मिलियन क्वेश्चन जो इस वक्त भी गुज़श्ता तकरीबन महीने 1.5 महीने से मौजूए बहस है और बहुत सारी फैमिलीज इस वक्त उस चीज़ पर सोच भी रही हैं। होता क्या है कि एक फैसला आता है जिसको इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि अगर माँ अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद या वालिदा की विरासत में अपना हक नहीं मांगती या विरासतनामे को चैलेंज नहीं करती, तो उसकी औलाद विरासत की हकदार नहीं ठहरेगी। तो मैं चाहूंगा कि इसमें क्या वाकई ऐसा है या इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसइंटरप्रिटेशन हुई है? तो चाहे सब रहनुमाई फरमाइए। सर, एक बात जो है ना, एक विरासत और विरासतनामा आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, ये विरासतनामा कोई नहीं होता। अच्छा, विरासतनामा मीन के कोई डॉक्यूमेंट इसका कोई विरासत की तकसीम हुई आप? हाँ सर। और वो सिर्फ विरासत ही होती है। जब वो बंदा इस जहान से जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ ही, उसकी ना मौत के साथ ही विरासत खुल जाती है, खुल जाएगी। बेटे भी लेंगे, बेटियां भी लेंगे, उसके अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो उनको भी मिलेगा। सबसे पहले जो हिस्सा निकलता है पेरेंट्स का निकलता है, उसके बाद बीवी का निकलता है, फिर आगे तीसरी दर्जे पर औलाद आ जाती है, बेटे बेटियां, वो अपने हिसाब से जितना उनका है। बेटे को 2 डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल मिलेगा। अगर किसी बेटी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया या विरासत को तकसीम करा के नहीं लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, विरासत के आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती। अच्छा। ये शरीयत की बात है, ये कानून की बात है, विरासत के आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती। उसके बेटे बेटियां अपनी वालदा की हिस्से की हद तक उसके जाने के बाद भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर वालिदा ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की तो उनकी औलाद क्लेम नहीं कर सकती। अगर कोई डिस्प्यूट कहीं पर कोर्ट में या किसी जगह पर उन्होंने अपनी दरखास्त दे दी, कोई बात कर दी, तो उसके बाद वो हक बाकी रहेगा। मैं सब असल में बात वही है कि हमारा सिस्टम इस तरह का है ना जी, लिहाज होता है बेटियों को, बेटियां भाइयों को से मुंह भर के नहीं मांगती। तो अगर कोई बहन जो है भाइयों की, वो अपनी ज़िंदगी में उसको अलग नहीं कराती पोर्शन अपना प्रॉपर्टी का, जो विरासत का, तो उसके बेटे बेटियां करवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल करवा सकते हैं। वो जो आप, यानी ये मिस इंटरप्रेट हुआ। हाँ, ये मिस इंटरप्रेट हुआ है। जो आप जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है, उसमें ये बात नहीं कि जो है वो विरासत जो है वो माँ ने अगर नहीं मांगी अपनी ज़िंदगी में तो उसके बेटों को या बेटियों को नहीं मिलेगी। विरासत के आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती। मैम, ये एक शरीयत का हक है, कुरान पाक में है, कानून में मौजूद है, उसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती। हाँ, अगर उसने सारी किसी खामोशी से इसलिए नहीं मांगी कि जी वो दूसरों ने उसके सामने कह दिया हो कि जी ठीक है, ये हमने इसको दे दिया, भाइयों को दे दिया, तो एक अलग बात है, फिर एक अलग बात होगी। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, उसने भाइयों को या बहनों को नहीं दी, तो फिर वो उसके बच्चे ले सकते हैं उसको। ठीक हो गया। सर रिजवान साहब। जी मियां साहब, विरासत जो है वो मैटर ऑफ क्लेम नहीं है, मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, ठीक है ना। जो ही मतवफ़ी फौत होता है, उसके वारसान के नाम जायदाद उनके शरई हिस्सों के मुताबिक खुद ब खुद डिवॉल्व हो जाती है। उसमें ये नहीं है कि कोई उसकी कोई बेटी कहे कि जी मैंने नहीं लेना, वो नहीं, वो उसके नाम पे एक दफ़ा विरासत का इंतकाल चढ़ेगा, चाहे वापस करना चाहे तो चाहे आगे वो देना चाहे किसी को, अपने भाई को, किसी को गिफ्ट करना चाहे, अपनी वालदा को जो कि हयात है उसको गिफ्ट करना चाहे, वो बाद में करेगा। पहले एक दफ़ा लाजमी उसके नाम पे जो है ना वो विरासत का इंतकाल चढ़ेगा
और मैंने खुद बतौर रेवेन्यू ऑफिसर भी 30-30 साल पुराने क्लेमों का फैसला किया है और वरासतों को तोड़वा के उनको रिवाइज़ किया है कि जी ये फलाम वारस जो है उस वक्त जब वरासत हुई थी आज से 30 साल पहले 20 साल पहले ये बंदा एक रह गया था इसमें, उसको दोबारा इंक्लूड करके उसका हिस्सा जो है वो दिलवाया उसमें। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक, मैं तो उसको नॉर्मली एक मैल प्रैक्टिस समझता हूँ, हमारी फैमिलीज में भी कल्चर है कि बेटी जो है उसको कहीं ना कहीं माँ भी, अजीज व अकारिब भी खामोशी से, कहीं ऊंची आवाज में, कहीं डरा के तो कहीं प्यार से बता देते हैं कि यार भाई से हिस्सा नहीं लेना। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, इस पर क्या कहना? नहीं देखें, ये सोशल इशू है, ये लीगल इशू नहीं है। नहीं, मैं सोशल इशू पर इस वक्त देखें, सोशल इशू जो है वो उसका ताल्लुक होता है कस्टम्स के साथ, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली की कस्टम्स हैं, अगर रिचुअल्स हैं, आपके ट्राइब की रिचुअल हैं, आपकी सोसाइटी की हैं, आपके इलाके की हैं, तो वो तो चेंज होते हुए उसको वक्त लगेगा। उनको अपना राइट जो है वो लेने में उसको में वक्त लगेगा। देखें, रिचुअल्स जो हैं वो कस्टम्स हैं वो चेंज नहीं होती ओवरनाइट, उसको टाइम लगता है। इसका कानून से ताल्लुक नहीं चीजों को, जी, कानून से ताल्लुक। कानून तो कहता है आपको आपका हिस्सा मिलेगा, आगे आप अपनी मर्जी से किसी को देना चाहें, उस मर्जी में पीछे प्रेशर हो या कोई और बात हो या कोई खानदानी सेटलमेंट हो, वो देगी उसी वक्त जब उसके नाम लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन भी है, प्रॉपर्टी का अल्टीमेट ओनर जो है क्या वो स्टेट होती है या वो इंडिविजुअल होता है? क्योंकि देखा ये गया है कि गवर्नमेंट किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना शुरू करती है तो लोगों से उनकी प्रॉपर्टीज कभी फोर्सफुली तो कभी उनको तंग करके ले ली जाती हैं और रेट भी अपनी मर्जी का दिया जाता है। लीगल राइट के मैं यही क्वेश्चन आपकी तरफ भी लाऊंगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, ठीक है ना, जिसके तहत कोई भी सरकार कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है पब्लिक वेलफेयर का, उसमें वो ज़मीनें एक्वायर कर सकती है, ठीक। कोई भी ज़मीन किसी की भी वो एक्वायर कर सकती है, जहाँ बात है ज़बरदस्ती की नहीं, उसका प्रॉपर उसको क्लेम दिया जाता है और वो क्लेम जो है वो चैलेंजेबल जो है वो तो बिल्कुल नॉमिनल रेट नहीं। देखें, अभी वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक कमेटी बन गई है, डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी, डीसी के सरबराही में वो काम करती है। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन का नुमाइंदा होता है, उसमें इरिगेशन का नुमाइंदा होता है, उसमें ये म्यूनसिपल कमेटी का नुमाइंदा होता है। वो सारे बैठ के उस प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को जो कि एक्वायर होनी है उसको एवेल्यूएट करते हैं। वो एवेल्यूएशन आखिर तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाती है जहाँ से उसकी मंजूरी होती है। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो सिविल कोर्ट में चैलेंज होता है जाके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई जबरदस्ती आपकी जमीन ले ली। गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी वक्त एक्वायर कर सकती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है ना वो एक्वायर कर सकती है। ठीक है। चलो सब, बहुत सारे लोग, अभी हमारे पास ये लाहौर में मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, इसमें हजारों खानदान जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज इसमें आई, तो लोग शिकायत करते रहे काफी बात तक भी, इवन अभी भी बहुत सारे लोग जो उनके क्लेम्स हैं, शिकायत हैं। क्या लीगल हिंड्रेंस रह जाती है अगर इतना क्लियर लॉ है और सारी चीजें इतनी आसान है? सर, पहली बात यह है कि जो एक्विजिशन ऑफ लैंड या एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग्स होती है उसमें एक को पब्लिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके भी एक तकाजे हैं। ये नहीं कि इधर उन्होंने कोई सिनेमा हॉल बनाना है गवर्नमेंट ने तो वो किसी की ज़मीन ले ले। एक पब्लिक वेलफेयर के लिए जो एक्विजिशन की इजाज़त है, इसके अलावा और जिस मकसद के लिए तो हर चीज़ को पब्लिक वेलफेयर कह सकती है, उनको तो दे हैव गॉट द राइट। उसमें ये है, एक केसेस भी थे मेरे पास कि कॉलेज बनाना था, बाद में कॉलेज नहीं बनाया उन्होंने, तो मैंने रिवर्स करके लेकर दी ज़मीन। वेरी गुड हाईली, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो एक्विजिशन की थी कि यहाँ पर कॉलेज बना गर्ल्स का, तो ज़मीन तो मेरी ले ली, यहाँ पर कॉलेज बना ही नहीं, तो फिर किसी और मकसद के लिए तो वो हो नहीं सकती, तो फिर रिवर्स करवाई मैंने। सर, अगली बात यह है कि जब एक्विजिशन होगी तो एक्विजिशन के सेक्शन 4 का, लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 4 के तहत उनको नोटिस दिया जाता है, ठीक है। वो अपने ऑब्जेक्शन देते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर एक अवार्ड होता है। अगर अवार्ड को आप सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर वो अवार्ड आपके पसंद के मुताबिक नहीं है या आपके मुताबिक जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी नहीं लगी, तो जैसे भाई ने फरमाया तो एक कमेटी बनी हुई है, उस पर भी नहीं जाता तो फिर आप सिविल कोर्ट जाएंगे उसको अवार्ड को कैंसिल कराने के लिए, नल एंड वाइड कराने के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी जो थी उसकी तो वैल्यू ये थी, इन्होंने नहीं उस वैल्यू के साथ से वो
मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो अवार्ड जो है वो कैंसिल भी होते हैं, रीवैल्यूएशन भी होती यानी है। लॉ में तमाम चीजें बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है नाजरीन, लेकिन मसाइल कब आते हैं जब आम आदमी को कवानीन अपने हकूक का और अपने इख्तियारात जो इस कानून ने उसको दे रखे हैं उनका इल्म नहीं होता, और इल्म ना होने के नतीजे में वो एक ऐसी दलदल में गिर जाता है कि उसके लिए बड़ी अजियत आम हो जाती है। रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे यहां सब बिकता है कि प्लेटफॉर्म से कि जब भी किसी लीगल अफेयर की तरफ जाएं तो कोशिश करें कि उस लीगल अफेयर को मुकम्मल तौर पर बजाते खुद समझें, ताकि आपको आपके हकूक का अंदाजा उसके और उसके मुताबिक आपको एक सेफ पैसेज के जरिए आप उस लीगल हिंड्रेंस को ओवरकम कर सकें। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।